हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका सितंबर के एनवायरमेंट करंट अफेयर्स में। इस वीडियो में हम प्राइमरी डिस्कस क्या करने वाले, एक बार मैं वो क्लियर कर दूं। जो भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, जो पिछले महीने आए थे, इंपॉर्टेंट थे, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रीलिम्स एंड मेंस के हिसाब से, प्लस हम कोशिश करेंगे कि वो इमेज के थ्रू आप इसको रिवाइज कर पाओ। तो पहले आते हैं इस इमेज के ऊपर। आपको पता होगा ये जानवर क्या है। ये एक भेड़िया है। सो भेड़िए को लेकर बीच में कुछ तबाही मची थी रिगार्डिंग वुल्व्स इनटू यूपी, कुछ हुआ था। प्लस ये पूमा है, या फिर आप कुछ लोग इसे चीता भी समझ रहे होंगे, कुछ लेपर्ड भी समझ रहे होंगे। इन सारी कैट्स का एक अलायंस हुआ है। इन लोगों ने नहीं किया है, देशों ने किया। कैट अलायंस वो क्या है? यहाँ आग जल रही है, इससे धुआं उठेगा। यहाँ एक शहर है, इसके ऊपर धुआं जमा होगा। तो जब धुआं यहाँ जाएगा तो यहाँ होगा क्लाइमेट पोल्यूशन। उसके लिए मान लो शहर दिल्ली है, तो GRAP का नाम सुना है? क्या एक्शन प्लान है? क्या फॉरेस्ट फायर को कहीं पर आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं? क्लाइमेट चेंज, इन नदियों में वेस्ट बढ़ रहा है, इसके लिए क्या स्कीम्स लॉन्च हुई हैं? ये सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइन दिया था, प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एक स्टेटमेंट है, याद रखिए। यहां बोला गया CPCB ने गाइडलाइंस इशू की है, किस चीज के लिए? प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स। दूसरा स्टेटमेंट, ग्रीन वॉशिंग रेफर्स टू कन्वेइंग ए फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1, 2, बोथ 1 and 2, नीदर 1 and 2। दो चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। पहला, ग्रीन वॉशिंग क्या होती है, प्लस ग्रीन वॉशिंग को रोकना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी आंसर देखेंगे। आप तब तक सोचो इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वन, एज ऑन अक्टूबर 2024, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ कंट्रीज टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। फिर से समझिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसकी कैपेसिटी मोर देन 50% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी जितनी बिजली उत्पन्न होने की क्षमता है उसमें 50% से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट रिन्यूएबल की है। तमिलनाडु टॉप्स द लिस्ट विद इंप्रेसिव 29.98 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। क्या लग रहा है कौन से स्टेटमेंट में गलत है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ना कि करेक्ट। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन से हमें कुछ आइडिया लगेगा कि पहली बात ग्रीन वॉशिंग क्या है, अभी इंडिया में कितना एनर्जी इंस्टॉल्ड है, उसमें कितना रिन्यूएबल्स का है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहली स्टेटमेंट थी, CPCB की बात की गई थी। CPCB जनरली क्या हैंडल करती है? पोल्यूशन। और जो ग्रीन वॉशिंग को लेकर चीज़ें हैं, उसकी गाइडलाइन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने लॉन्च की थी, ताकि वो कंज्यूमर्स को उल्लू न बना सके कि भाई ग्रीन वॉशिंग करके कि देखो हम तो जो काम कर रहे हैं इसमें क्लाइमेट के लिए अच्छा है, ये बढ़िया और दुनिया के लिए अच्छा काम करे, लोग उसको खरीद ले। तो उनसे बचाने के लिए गाइडलाइंस आई थी, तो वो CPCB ने नहीं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने लॉन्च की थी। तो याद रखिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइंस थी। और दूसरी बात, ग्रीन वॉशिंग है क्या? ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई कंपनी यूज़ करती है टेक्टिक्स का, कि वो दिखा सके कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स ना बिल्कुल इको फ्रेंडली हैं, और ये दिखा सके कि भाई इसको हमने आम से निकाला है, इसको हमने अनार से निकाला है, बिल्कुल शुद्ध है, और इस तरह के मिसलीडिंग क्लेम्स, और वो ऐसे आम से बनाया हमने जो कि सड़ रहा था, इससे प्रकृति बची है, इस तरह के क्लेम्स होते हैं। दैट इज ग्रीन वॉशिंग। यू आर ट्राइंग टू ग्रीन वॉश योर प्रोडक्ट। दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला स्टेटमेंट गलत था। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे आए, उसके लिए ना पहले आप कुछ चीज़ समझो। इंडिया में भी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी क्या है? सोलर पावर 45.1%, हाइड्रो पावर 23.3%, विंड 23.5%, स्मॉल हाइड्रो 2.5% और बिग पावर 5.6%। ये अभी अक्टूबर का डेटा है। ओवरऑल सोलर पावर हम ऑलमोस्ट 90 गीगावाट का इंस्टॉल कैपेसिटी हो चुका है, और हाइड्रो पावर का 46.92 गीगावाट की कैपेसिटी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऑलरेडी इंडिया की टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो 200 गीगावाट पार कर चुकी है। क्यों? कि 90 तो यहीं आ रहे हैं, 50 यहीं आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 150 तो इन दोनों से ही आ गए। बाकी विंड पावर में हमने काफ़ी ग्रोथ करी है, तो ऑलमोस्ट 200 गीगावाट हम क्रॉस कर चुके हैं बाय अक्टूबर। और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसने बोला है कि टोटल रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी अभी 201.45 गीगावाट है। सो वी हैव क्रॉस्ड द 200 गीगावाट बैरियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हम लोगों को लगता है कि हम 100 गीगावाट पर ही बैठे हैं, पर असल में हम 200 गीगावाट पार कर चुके हैं।
और अभी इंडिया की ओवरऑल कैपेसिटी क्या लगती है आपको? 200 गीगावाट होगी या उससे ज़्यादा होगी? सिर्फ रिन्यूएबल से 200 गीगावाट है। ओवरऑल भारत के भी 452.69 गीगावाट हमारी कैपेसिटी है। ठीक है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वो था रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज मोर देन 50%। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? 200 गीगावाट के आसपास इनका है, ओवरऑल हमारे 450 से भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली द सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक, and renewable energy based electricity generation capacity stands at 201 which is 46.3%, not more than 50%। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट, तमिलनाडु टॉप द लिस्ट। ये भी जान लीजिए, तमिलनाडु इज नॉट ऑन द टॉप। ऑन द टॉप इज वी हैव राजस्थान, उसके बाद गुजरात एंड देन यू हैव तमिलनाडु। तो 200 गीगावाट ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। ओवरऑल भारत की 450 के आसपास है, जिसमें लीडिंग कोई है तो राजस्थान है, देन गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक, अब आते हैं टॉपिक्स पर। पंजाब और हरियाणा ने कमिट किया है कि वो स्टबल बर्निंग को एलिमिनेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो इन इंसिडेंट के ऊपर एक रिपोर्ट बनाए कि स्टबल बर्निंग क्यों हो रही है और स्टबल बर्निंग को कंट्रोल हम किस तरह कर सकते हैं। स्टबल बर्निंग क्या होती है? पहली चीज़, ये पराली जिसे हम कहते हैं हिंदी में, पराली जलाने की चीज़। अब होता क्या है, जैसे गेहूं और धान की फसल हुई तो कई जगह मैकेनाइज तरीके से, कई जगह से सिर्फ ऊपर ऊपर से, जैसे धान की फसल है या गेहूं की फसल है, इसके आपने फली को काट लिया, बाकी जो जगह है वो वहीं रह गई। ये घास नॉर्मली कई जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है मवेशियों के चारा के लिए, मतलब जो मवेशी इसको खाते हैं उसके लिए यूज़ कर लिया। और कई जगह इसको घरों में बनाने के लिए, जब कच्चे मकान बनते रहे गांव में तब इसका इस्तेमाल होता था। नॉर्मली ये सूखी घास की तरह होती है जिसको लोग जमा करते हैं और गाय वगैरह साल भर खाती हैं इसको। लेकिन पंजाब में ऑलरेडी बहुत सारा जो फॉडर है वो अवेलेबल है इसके अलावा भी, तो यहाँ इसलिए ये दिक्कत रहती है कि वो खेतों में इसको हटाने के बजाय इसको जला देते हैं ताकि वो काम कर पाए। और नॉर्मली जो राइस व्हीट क्रॉप होता है वहाँ पे ये चीज़ होती है। मगर इंडिया में क्यों हो रहा है ये? तो स्टबल बर्निंग का मेन कारण ये है कि अगर आप इसको नहीं काट के जलाओगे तो आपको फिर मशीन से इसको उठवाना पड़ेगा, वो बहुत दिक्कत की बात है, मजदूर लगेंगे। और आपके पास जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे इससे आप यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, इससे आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी तक किसानों को इसके पास वो ऑप्शन नहीं है, मशीनरी नहीं है और टाइम कंस्ट्रेंट है। क्योंकि देखो होता ही है कि जैसी फसल कटी से कुछ टाइम बाद आपको दूसरी फसल बोनी होती है, तो टाइम नहीं होता आपके पास, तो इसलिए इसको जलाया जाता है। तो इसलिए हैप्पी सीडर की कोशिश की गई थी जिससे ये दिक्कत खत्म हो जाए, और अलग अलग प्रोविजंस लॉन्च किए थे कि भाई ऐसे काम करना है जिससे इसका काम खत्म हो जाए। पर क्योंकि अभी दिसंबर जनवरी आने वाली है और दिल्ली में अगेन ये बड़ा मुद्दा बनेगा स्टेबल बर्निंग का, जैसे जैसे दिक्कतें वहाँ बढ़ेंगी तो वो एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर ऑन। तो अभी बस आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए स्टेबल बर्निंग के इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं, राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस गाइडिंग क्लाइमेट डिबेट। भाई फ्यूचर जनरेशन की क्या राइट्स हैं? ये राइट है कि जिस हवा को आप यूज़ कर रहे हो, जिस पानी को आप पी रहे हो वो साफ सुथरा मिल रहा है, लेकिन अगली जनरेशन के लिए आप इतनी अपनी भारी भारी बाइक्स और कार्स चलाओगे सारी एयर पोल्यूट हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन विल सफ़र। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी एक होने वाला है समिट फॉर द फ्यूचर इवेंट होने वाला है। इसका एजेंडा रखा गया है कि हमें भविष्य को बचाना है अगली जनरेशन के लिए, जो कॉमन एजेंडा सेट किया है। ये असल में 2020 में जब यूएन की 75th एनिवर्सरी तब डिसाइड हुआ था कि हमारा एक कॉमन एजेंडा होगा टू इंश्योर कि इंटर जनरेशनल पैरिटी हो। इंटर जनरेशनल पैरिटी का मतलब होता है आज की जनरेशन को जो बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं, एयर वाटर, जो आपको संसाधन मिल रहे हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, एटलीस्ट उसमें इक्विटी रहे। तो ये जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने बोला था कि वी हैव आवर कॉमन एजेंडा। तो इसमें हमें ग्लोबल कोऑपरेशन करनी पड़ेगी ताकि हम ऐसी अप्रोच बनाएं जिसमें हम भविष्य में अपनी फ्यूचर जनरेशन को एटलीस्ट वो दे सके जो हमें मिला है, वो इक्विटी तो रहे थोड़ी सी। तो हमारी जो कमिटमेंट है कि हम पॉल्यूशन लेवल कम करेंगे, क्लीन एनर्जी में ट्रांसफर करेंगे, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको पूरा करेंगे, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप लेने, इसलिए इसकी बात की गई है। तो इसमें अलग अलग थीम्स की बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल फ्यूचर फॉर ऑल, यूथ एंड फ्यूचर जनरेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस, पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन उनकी जो राइट्स हैं एनवायरमेंटल, सोशल, वो सब प्रोटेक्टेड रहें। और ये सब मिलाकर ना कोशिश क्या है, क्यों हमें चाहिए भाई अगली जनरेशन का भला हो, हमें क्या पड़ी है ना हो भला। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो एक शब्द आता है क्लाइमेट जस्टिस, जहाँ कहा जाता है कि आने वाली जनरेशन के लिए क्लाइमेट जस्टिस इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो क्लाइमेट जस्टिस होता क्या है? तो असल में दुनिया भर में क्लाइमेट क्राइसिस है ये, जो सोशल, रेशियल, एनवायरमेंटल हर एरिया में है, और जिसकी वजह से पीने का पानी, हवा, सब कुछ तबाह हो गई है। और इसने क्या किया है, इस क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने प्रदूषण किया उन देशों पर ही विपदा आई है।
इसकी विपदा दूसरे देशों ने झेली है। तो इसकी वजह से एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई है ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ में। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई है अलग अलग सेगमेंट में। इंटर जनरेशनल इक्वालिटी तो आ ही गई, जो मैंने आपको बताया कि आज की जनरेशन और आगे आने वाली जनरेशन में बहुत फर्क होगा। उनके पास पानी कम होगा, हवा प्रदूषित होगी, ज़मीन दूषित होगी। जबकि एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है जहाँ पर जेंडर के हिसाब से भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, एज के हिसाब से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कौन से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे ये डिपेंड करेगा जेंडर पे। महिला है ज़्यादा शोषित है, ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसकी वजह से सोचो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, इंटर जनरेशनल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वी माइट बी इन अ सिचुएशन जहाँ पर ये दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएंगी। वी नीड टू कंट्रोल दिस। तो इसलिए ये एजेंडा जो यूएन का है, आवर कॉमन एजेंडा, इसके तहत हमें अपने फ्यूचर जनरेशन की राइट्स को सिक्योर करना पड़ेगा जब भी अपनी क्लाइमेट की डिबेट में लाते हैं, जब भी कोई इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं। ठीक है, ज़्यादा प्री ओरिएंटेड कम है, मीन्स ओरिएंटेड ज़्यादा टॉपिक है। एक और टॉपिक है, ये भी मीन्स ओरिएंटेड है, राइट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसी में कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है। मास्टर्स प्रिंसिपल ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, यहाँ पर 2023 में शुरू किया था। कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जस्टिस को हमें जोड़ना पड़ेगा राइट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन से। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन फैमिली आज की और भविष्य की जनरेशन को भी इंश्योर करनी चाहिए। फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास एक कॉमन प्रिंसिपल होना चाहिए। इसके अलावा जिम्बाब्वे ने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 73 ऐड किया, क्योंकि हमें आज की और अगली जनरेशन के लिए भी इसे बचा के रखना है, हमारी एनवायरनमेंट को। इंडिया ने क्लाइमेट चेंज जस्टिस से लड़ने के लिए अलग अलग प्रोविजंस लाए हैं। इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की। ये सारे नाम ना याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया क्या क्या कर रहा है ग्लोबल लीडरशिप में। इंडिया का एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि भाई हमारा एम था कि डोमेस्टिक टारगेट है हमारा 280 गीगावाट बाय 2030, अराउंड वी आर एट 100 गीगावाट, तो ये 95 के आसपास है, हमने भी देखा है। तो 280 गीगावाट की बात हमने की है, 2030 तक हम सोलर एनर्जी से पहुंचेंगे, ये हमारा खुद का टारगेट है। देन वी हैव डिस्कस्ड मिशन लाइफ। लाइफ में ये है कि आप रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करोगे, सस्टेनेबल लाइफ की बात की गई है। देन CDRI है, कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर हम कोशिश करें कि दुनिया भर के जो देश जिस चीज़ में बेहतर है, अगर भारत साइक्लोन वार्निंग अच्छी कर रहा है, जापान अर्थक्वेक से बचने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो उन प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें। हर घर जल, हर एक घर में टैप वाटर पहुंचेगा तो वाटर में इक्वालिटी आएगी। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ताकि हम प्रदूषण कम करें, बेहतर प्रिपेयर्डनेस करें। इन चीज़ों के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है। तो ये सारे नाम, मिशन लाइफ, ISA, CDRI, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सारे नाम याद रखने चाहिए आपको, जो अपने एसेज में या अपने आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ लिटिगेशन भी हुई है, यानी कोर्ट के पास जाके लोगों ने केस करके कुछ राइट्स को बचाने की बात की। लिटिगेशंस में जो इंपॉर्टेंट लिटिगेशंस है, फ्यूचर जनरेशन वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड अदर केसेस। कोलंबियन गवर्नमेंट ने एक इंटर जनरेशनल पैक्ट किया है कि जो कोलंबिया के अमेजोन के लोग हैं, वहाँ पर अमेजोन के जंगल बहुत जलाए जाते हैं, तो वहाँ जो आने वाली जनरेशन है उसको जो नुकसान होगा उसको बचाने के प्रोविजन में है। गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा भविष्य के लिए, भविष्य की जनरेशन के लिए, एनवायरमेंटल, ताकि प्रोटेक्शन हो उनकी, क्योंकि हम मान के चलिए हम एक ट्रस्टी हैं जो अगली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ तो उनके लिए बचाओ भाई। देन MA रंजीत सिंह केस था 2024 का, यहाँ कहा था कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू इक्वालिटी जो है, इसमें क्लाइमेट चेंज का जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा कि अगर क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा होगा तो आने वाली जनरेशन की राइट टू लाइफ भी का भी हनन हो रहा है, हमारी राइट टू लाइफ का भी हनन होना है। तो इसको हमें बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब तक हम इसको नहीं एंटर करके चलेंगे चीज़ें बहुत ही खराब होंगी। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, इट इज़ मिशन मौसम। अब मौसम क्या है, देखिए मौसम का केस ऐसा है कि ये लॉन्च किया गया है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है इसके द्वारा। अब मिशन मौसम का काम ये है कि भारत में मान लो साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, इन सब चीज़ों को पहले पकड़ने के लिए हमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होंगे, हम चीज़ों को पहले से एसेस कर पाएंगे, तो हम लोगों को प्रिपेयर कर पाएंगे, भाई देखिए बाढ़ आने वाली है, बच जाइए, या क्या क्या करना है उस जो अगर हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करना है तो वो भी थोड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, असेसमेंट डेटा और एक मॉडल चाहिए होता है जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाओ कि इससे क्या हो सकता है, जिससे आप लोगों को इवैक्यूएट कर पाओ, उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी लेवल पे प्लानिंग हो पाए। तो ये करने के लिए मिशन मौसम स्टार्ट किया गया है, ताकि हम इंडिया के वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ों पर साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के थ्रू बेहतर फोरकास्ट कर पाएँ। ठीक है, और
न्यूज़ कास्ट भी कर पाए, न्यूज़ में उसको बता के लोगों को वहाँ से निकाल भी पाए कोई समस्या आए तो। जैसे भारत में कहते हैं कि मौसम विभाग ने कहा है, एक समय जोक था कि मौसम विभाग ने कहा है बारिश होगी तो बारिश नहीं होगी, छाता लेके मत जाओ, उल्टा चलता था। लेकिन अब तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, तो उसी को लेकर अगला स्टेप है ये प्रोजेक्ट मौसम, जहाँ पर आप रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू, सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू ये एसेस करोगे, डेटा निकालोगे कि भाई मौसम कैसा है, ये कहाँ तक जा सकता है। इसमें जीआईएस का इस्तेमाल होगा, रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, ताकि आप एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा पहुंचा पाओ, कॉमन ह्यूमन जनरल जो इंसान है उसको फ़ायदा हो, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, सब में सुधार होगा कि आप बेहतर तरीके से एसेस कर पाओगे। अच्छा ये मौसम रहने वाला है, आप ऐसे प्रिपेयर करके जाओ, ये दिक्कतें रह सकती हैं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए लॉन्च हुआ मिशन मौसम। किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसमें आपका आईएमडी मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईआईटीएम जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है वो, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये सारे मिलकर इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया टॉप्स ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग। इंडिया ने ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग में टॉप की जगह पाई है। क्या है भाई ये? सब सर्वाधिक प्लास्टिक पोल्यूशन करने में हम दुनिया में टॉप पर आए हैं। 9.3 मिलियन टन हम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। कोई भी व्यक्ति सब्जी लेने जाता है उसको पॉलीथीन चाहिए ही चाहिए, कितनी भी सरकार बैन लगा दे, बिना पॉलीथीन के तो हम कुछ कर नहीं सकते। और दुनिया का 1/5 जो प्लास्टिक वेस्ट का एमिशन है वो हम ही कर रहे हैं। हमारे बाद नाइजीरिया, फिर इंडोनेशिया, अब चाइना चौथे नंबर पे जो कभी टॉप पे था। सो इंडिया इज एट द टॉप ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन रैंकिंग। और मेन सोर्स क्या है? ग्लोबल साउथ में अनकलेक्टेड वेस्ट और ग्लोबल नॉर्थ में लिटरिंग जो हम करते हैं, कहीं भी कचरा फेंक दिया, रोड के किनारे, पहाड़ के नीचे, रेलवे के साइड में, हर जगह कचरा आपको दिखेगा, आप कहीं भी ट्रैवल करो। सो अगेन ये प्रूव करता है कि भारत की समस्या बहुत बड़ी है और इसको रिजॉल्व करना इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें टॉप पोल्यूटिंग कंट्रीज में, तो मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है वो ग्लोबल साउथ से आती हैं, यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। हाई इनकम कंट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक वेस्ट, पर वहाँ पर इमिशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ये ज़्यादा वेस्ट जनरेट करती हैं, उसको प्रोसेस कर लेती हैं ताकि वेस्ट का एमिशन ना हो, वो ट्रीट कर लेती हैं उसको। यहाँ बेचारे गरीब देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे भी नहीं हैं और संसाधन के साथ अवेयरनेस भी नहीं है। तो इसी कारणवश यहाँ पर ज़्यादा वेस्ट इमिशन होता है, जिसकी वजह से प्रकृति पर दुष्प्रभाव होता है। तो भारत के लिए इसलिए स्वच्छ भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें प्लास्टिक कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगले टॉपिक पे आते हैं, अजरबैजान न्यू क्लाइमेट फंड। अजरबैजान ने COP29 में कहा है कि एक नया क्लाइमेट फंड प्रपोज किया है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब बात है कि क्लाइमेट फंड एक वॉलेंट्री क्लाइमेट फंड होगा, ये अगर आपको चाहे तो आप पैसे दें। ये असल में जो भी देश या जो भी कंपनियां गैस वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, वो देश के लोग यहाँ पैसे देके एक ऐसा फंड बनाए जिससे कोई भी अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर पाए। ऑलरेडी क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट का मैंडेट था कि हमें हर साल $100 बिलियन कम से कम मोबिलाइज करने पड़ेंगे ताकि आगे किसी भी देश के ऊपर कोई आपदा आए तो उसमें इस्तेमाल हो सके। अजरबैजान ने फंड का अनाउंसमेंट किया था ताकि जो देश, मान लो इंडिया कहे कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपनी मेट्रो बंद करनी पड़ेगी, सॉरी मेट्रो नहीं, हम कहें अपनी बसेस बंद करनी पड़ेगी, मान लो लखनऊ की बसेस बंद करनी पड़ेंगी जो डीजल या पेट्रोल पे चलती है, उसकी जगह हम मेट्रो रन करेंगे। तो भाई वो इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज पे असर हो और थोड़ा वो कम इमिशन हो, पर उसके लिए हम कहेंगे भाई पैसे नहीं है, तो वहाँ उनको हेल्प किससे मिलेगी? तो इस तरह के क्लाइमेट फंड वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो क्लाइमेट फंड की बात की है, अगेन जो देश फॉसिल फ्यूल जनरेट करते हैं, मान लो सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, वो यहाँ वॉलंटरी रूप से पैसा दे सकते हैं, जिसका फायदा उठा के बाद में एक फंड डेवलप होगा। और इनिशियल एम है इनका $1 बिलियन का कि इतना फंड डेवलप किया जाए ताकि फंडिंग हो सके बाद में देशों की। ऑलरेडी मैकेनिज्म बहुत है, कहीं भी पैसे पूरे नहीं पड़ते, चलो एक और फंड लॉन्च हो गया। तो COP29 कहाँ पर हो रहा है? COP29 बाकू अजरबैजान में नवंबर में इस साल होने वाला है। अजरबैजान इसका होस्ट है और इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो पैसे रेज करने की बात की थी वो किस हद तक होगा उसकी बात की जाएगी। पिछले साल ये दुबई में हुआ था। अब जब ये फंडों की बात हो तो एक और फंड बहुत न्यूज़ में था इस बार, लॉस एंड डैमेज फंड। केरला में तगड़े इस बार भयंकर फ्लड्स आए, उनके इतिहास के सबसे खतरनाक फ्लड्स और लैंडस्लाइड वहाँ हुई हैं। तो लैंडस्लाइड्स में ये कहा गया था कि क्या ऐसे स्टेट्स जहाँ पर ऐसा लॉस होता है आर दे एलिजिबल टू गेट कंपनसेशन थ्रू UNFCCC लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड 2022 में स्टैब्लिश किया गया था और ये बात हुई थी यहाँ पर कि अगर कोई रीजन ऐसे इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक लॉसेस से सफ़र करेगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा नुकसान आ रहा है, तो उसको हेल्प करने के लिए इस फंड से पैसे दिए जाएंगे। ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था कि जो एंटिटीज़ की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है वो पैसे पे करेंगे और सपोर्ट करेंगे उन ग्रुप्स को।
तो अभी वर्ल्ड बैंक इसको लीड कर रहा है, और जो भी डेवलपिंग नेशन चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं फंड के लिए। जो देशों को इनवाइट किया जाएगा कि भाई आप चाहें तो वॉलंटरली पैसे जमा भी कर सकते हैं इस फंड के लिए। तो कहा यह जा रहा है केरला में जो सिचुएशन है, क्या उस केस में केरल को ये मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट दे शुड गेट इट, बिकॉज लैंडस्लाइड जो हो रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ही ऐसा हो रहा है, फ्लड्स भी पहले वहाँ आए, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि एक एग्जाम्पल सेट हो और ऐसे फंड प्रोवाइड किए जाए। तो लॉस एंड डैमेज फंड कब अनाउंस हुआ? इजिप्ट में, और वहीं से बात हुई थी कि भाई सब नेशनल एंटिटीज़ को भी मिलना चाहिए, क्या केरला को मिलना चाहिए? तो बिल्कुल मिलना चाहिए, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में थी। अगला आता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। अब IBCA इंडिया ने लॉन्च किया था 2023 में, जब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हो गए थे। इनका एम है कि 97 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर जो कैट्स हैं इनका हैबिटेट है। कैट्स मतलब टाइगर, प्यूमा, लायन, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, इसमें कैट नहीं आती, मतलब बिल्ली को इससे बाहर रखा है भाई, मतलब बिल्ली की वो बड़ी प्रजातियाँ, 7 बिग कैट्स। तो 5 बिग कैट्स है, 2 छोटी कैट्स है इसमें, जैसे पूमा और जैगवार। हालांकि सबकी सब इंडिया में, 2 को छोड़ के, पूमा जैगवार को मिलके सारी की सारी इंडिया में मिलती हैं। स्मॉल कैट्स की तो कोई जगह नहीं, बिल्लियों को जगह नहीं दी इसमें। तो ये 7 कैट्स आर जहाँ जहाँ मिलती हैं, 97 रेंज कंट्रीज़ हैं, इनको मिलके कोशिश है कि इसको प्रोटेक्ट करना। भारत ने इसके लिए 150 करोड़ रुपीज़ ऑलरेडी अलोकेट किए हैं। 24 कंट्रीज़ ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है इसको, और इसमें कोशिश होगी कि हम ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करें, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी सेफ्टी अपने अपने इलाकों में डेवलप करें ताकि इन कैट्स को जितना प्रिजर्व किया जा सके उतना प्रिजर्व किया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। इसका हेडक्वार्टर्स इंडिया में रहेगा। ऑलरेडी 150 करोड़ इंडिया इसके लिए स्टार्ट कर चुका है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। स्वाति, सोमालिया, इंडिया, निकारागुआ इसको ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें और लोग ज्वाइन करेंगे। इंडिया ने लॉन्च किया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2024, गैंडा, इसको लेकर इंटरनेशनल रीनो फाउंडेशन ने नई रिपोर्ट लॉन्च की है 2024 की। इसमें वाइट रीनो की पॉपुलेशन बढ़ी है, 15,000 से 17,000 तक पहुंच गई है। ब्लैक रीनो और ग्रेटर वन हॉर्न रीनो की पॉपुलेशन भी स्टेबल रही है। दुनिया में लगभग 28,000 राइनोज बचे हैं, जो बहुत कम है। आज से कुछ समय पहले दुनिया भर में 5 लाख राइनोज हुआ करते थे, आज वो केवल 28,000 बचे हैं। और इनमें केवल एक राइनो की प्रजाति है जो भारत में मिलती है, विच इज़ वन हॉर्न राइनो। एक सींग वाला गेंडा आप कह सकते हैं, वन हॉर्न राइनो। 5 स्पीसीज हैं, केवल एक इंडिया में मिलती हैं, और ये सबसे बड़ी राइनो की स्पीसीज है। तो इंडिया में ये कई जगहों में मिलती है। असम, पोबितोपिरा, राजीव ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा फेमस है इसके लिए। इसके अलावा इंडिया के आसपास भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया में प्राप्त होते हैं ये, और इंडिया में वल्नरेबल स्टेटस पे है इनका। और इनकी भी प्रोटेक्शन में हम कहें तो काफ़ी बेहतरी देखी गई है। इंडिया का नंबर ये कि अराउंड 4,000 के आसपास राइनोज इंडिया में भी हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, फूड रिकवरी टू अवॉइड मीथेन इमिशन। फ्रेम ये क्या है कि ये पता चला है कि हर फूड बैंक जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करता है, क्योंकि वो दुनिया से लगभग 900 गैसोलीन कार रोड से हटाने का काम करता है। जो गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं, 900 गाड़ियाँ हटाने का काम एक फूड बैंक करता है। कैसे करता है भाई? वो इस तरह से करता है कि जो भी खाना कहीं बच रहा है, उस खाने की वेस्ट होने की वजह से जो इमिशन होता है उसको कम करके वो किसी व्यक्ति को फूड प्रोवाइड करता है। तो फ्रेम मतलब होता है, फ्रेम मेजर करता है कि लोकल कम्युनिटी सेंटर में फूड का वेस्ट होने की वजह से जो नुकसान होता उसको कम करने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। तो असल में इंडिया का नहीं है ये, ग्लोबल फूड बैंकिंग नेटवर्क है, ग्लोबल मीथेन हब है और कार्बन ट्रस्ट है। इन्होंने पहले मैक्सिको में ट्राई किया, इक्वेडोर में ट्राई किया, जहाँ पर कम्युनिटी लेवल पे फूड बैंक्स चलते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ से एक्स्ट्रा खाना बचता है उसको ले जाकर, जो वेस्ट होने वाला है, वहाँ से वो उन लोगों को देते हैं जिनको फूड की ज़रूरत है। ये एक वॉलंटरी एंड ड्रिवन इनिशिएटिव होता है कि मान लो किसी फूड चेन में एक्स्ट्रा खाना बच गया, उसको फेंकेंगे, तो वहाँ से फेंकने की बजाय ये लोग आके उसको कलेक्ट करते हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करते हैं, कोई खाना वेस्ट हो जाए उसको बचाने के लिए। तो ये फूड बैंक का इनिशिएटिव इंडिया वाला नहीं है, बाहर का है। ये पता लगा है कि फूड रिकवरी टू अवॉइड मीथेन इमिशंस, ये बोला गया है कि कैसे फूड रिकवरी की जा सकती है मीथेन इमिशंस कम करने के लिए। वो खाना वेस्ट होगा तो उतनी ज़्यादा इमिशन क्रिएट होंगी। तो देखा जाता है कि अराउंड 900 गाड़ियाँ रोड से हर साल हटाने का काम करते हैं फूड बैंक वाले। तो अगर हम इसके ऊपर काम करें तो बहुत लेवल पर ये फूड बैंक मीथेन इमिशन कम कर सकते हैं, इससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर आता है GRAP, ग्रैप, ग्रेडेड एक्शन, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, तो जो एयर क्वालिटी
मैनेजमेंट है सेंटर की, सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने अब ग्रैब को अपडेट कर दिया है क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। पहले जीआरएपी प्राइमरली दो चीज़ों के ऊपर काम करता था। एक तो था कि भाई PM 2.5 और PM 10 कितना है, इसको पार्टिकुलेट मैटर इसको काउंटर करता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब सब पोल्यूटेंट के ऊपर ये काम करेगा। तो ये डिस्कस करें इससे पहले जानते हैं CAQM क्या है। स्टैचुटरी बॉडी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो एयर पॉल्यूशन है दिल्ली NCR का उसको मैनेज करती है, बाकी स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करती है, पर प्राइमरली NCR को ही मैनेज करती है। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के इलाके आते हैं। ये पॉल्यूटर्स के ऊपर फाइन लगा सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आई ग्रेडेड एक्शन प्लान की, ग्रैब, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये क्या है, क्या एक्शन लिए जाएंगे। मान लो दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ गया तो किन गाड़ियों को बाहर निकालना है, क्या कंस्ट्रक्शन का काम रुकेगा, किस किस तरीके से इमरजेंसी अलर्ट डिसाइड होगा, किन किन चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी, किन चीज़ों को परमिट दिया जाएगा, वो होता है जीआरएपी। तो अब जीआरएपी को और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें अब 8 के 8 पॉल्यूटेंट्स, PM 2.5, PM 10, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड, इनके ऊपर काम करेगी। ग्रैब पॉल्यूशन को 4 स्टेजेस में बांटता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से, AQI लेवल्स के हिसाब से। पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर प्लस, ये अलग अलग है। पुअर मतलब 300 तक, वेरी पुअर 400 तक, सीवियर 400 से 450, सीवियर प्लस 450 प्लस, और दिल्ली तो दिसंबर में 450 प्लस ही रहती है मोस्टली। तो उसको हैंडल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया। CAQM इसको मैनेज करती है, ठीक है। अब कहानी यह है कि उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 2.5 10 तक था, अब उसको और बाकी पोल्यूटेंट भी हैंडल करना ताकि दिल्ली की हवा सांस लेने लायक बनी रहे, ये कोशिश है इस प्लान के तहत। अब आगे आते हैं और जानते हैं नगर वन योजना के बारे में। नगर वन योजना मतलब होता है अर्बन फॉरेस्ट्री मिशन। अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब शहरों के बीच में जहाँ भी ग्रीनरी प्रोटेक्ट की जा सकती है, जहाँ भी अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जा सकते हैं, प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करना। और एक्टिविस्ट ने हाल में बोला है कि पहले 100 दिन के अंदर 100 नगर वन को अप्रूव किया जाए, और ये एक्टिविटीज़ हुई भी हैं कि भाई 100 नगर वन अप्रूव हुए हैं। और कौन सी मिनिस्ट्रीज को अप्रूव किया है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, 2020 में लॉन्च हुआ था। ये क्या करना है, अर्बन फॉरेस्ट बनाना है। क्यों, इससे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, ग्रीनरी बढ़ेगी, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, गर्मी कम होगी, एयर क्लीन होगी। 1000 नगर वन का टारगेट है 2027 तक। ये हो गया नगर वन योजना। मंत्रालय कौन सा ये पता होना चाहिए, क्या एम है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑपरेशन भेड़िया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च की थी क्योंकि कुछ पैक ऑफ वुल्व्स ने कई लोगों को मार गिराया था उत्तर प्रदेश के बहरेज में। तो यहाँ पर क्या किया था इन लोगों ने, टेडी डॉल्स का इस्तेमाल किया था। बच्चों को यूरिन से उसको डुबा के छोड़ देते थे ताकि वॉल्स आए, सूंघते हुए उसको, उनको लगे बच्चा अटैक करें और फिर ये उनको कैप्चर कर लें, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे टारगेट कर रहे थे। और इंडियन वुल्फ, जिन्हें हम कैनिस पैलिपस भी कहते हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन है, छोटे साइज़, मीडियम साइज़ के होते हैं ये, और स्क्रब ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। इंडिया भर में कई जगहों पर हैं फैले हुए। लीस्ट कंसर्न है, काफ़ी मात्रा है इनकी, तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। पर भेड़ियों को लेकर लॉन्च हुआ था ऑपरेशन भेड़िया। देन अब बात आती है ऑपरेशन भेड़िया के बाद ज़ॉम्बी फंगस की। अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसे जीव है जो आपके दिमाग में घुसकर आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है, तो वो बैक्टीरिया वायरस नहीं है, वो फंगस है। जी हाँ, ज़ॉम्बी फंगस। एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर ने एक वीडियो दिखाया कैसे टेरेंटुला को एक ज़ॉम्बी फंगस ने कंट्रोल कर लिया। और ज़ॉम्बी फंगस प्राइमरली 2 तरह के फंगस का ग्रुप होता है। एक होता है कॉर्डिसेफस और एक होता है ऑफियोकॉर्डिसाइफस। ये ऐसे फंगस होते हैं जो किसी इंसेक्ट को अगर इम्पैक्ट कर देते हैं, मान लो किसी इंसेक्ट के ऊपर हावी हो गए, तो उनके माइंड और उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने लगते हैं और बाद में वो मारे जाते हैं। तो इवेंचुअली सोचो कितना खतरनाक हो सकता है ये जो कॉर्डिसेफस और ओफियोकॉर्डिसेफस है। मैं नाम शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर आई होप जो भी आपको सही लगे, नाम याद रहना चाहिए। ये ऐसे फंगस है जो किसी की मानसिक शक्ति तक को कंट्रोल कर सकते हैं। पैरासाइटिक होते हैं, टारगेट करते हैं मेनली इंसेक्ट और ऑर्थ्रोपोड्स को, तो हम खतरे से बाहर हैं। बट इमेजिन कहीं ना कोई ऐसा फंगस तो होगा, ऐसा ज़ॉम्बी फंगस जो हमें भी ज़ॉम्बी बना दे। और ये इंसेक्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम करते हैं। अभी तक तो इनका एक रोल है फूड चेन में। ऑब्वियसली टेरेंटुला काफ़ी बड़े लेवल के स्पाइडर होते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे फिल्मों वगैरह में। उनको भी कंट्रोल करने की क्षमता ये ज़ॉम्बी फंगस रखते हैं। तो ज़ॉम्बी फंगस कौन कौन से हैं, कॉर्डिसेफस और ऑफियोकॉर्डिफाइसिफ, ये नाम याद रखिए, ज़ॉम्बी फंगस। ठीक है, ये था आज का सेशन। पर अभी हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ, अभी हम जाएंगे सबसे पीछे और एक बार देखेंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं
क्या क्या चीज़ें आपको याद हैं? ये बिल्ली भाई तो नहीं बेचारे, पूमा है। तो पूमा साहब को लेकर कोई अलायंस हुई है? कितने मेंबर्स की टारगेट है? क्या इंडिया ने स्टार्ट किया है? हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? पता लग गया आपको। प्रोजेक्ट भेड़िया, ऑपरेशन भेड़िया क्या था भाई, किसकी रिगार्डिंग था, ये पता लग गया आपको। अब इस पूमा के ऊपर कोई फंगस लग जाए, जॉम्बी फंगस, तो जॉम्बी फंगस का नाम क्या है मुझे ये बताइए आप। ठीक। फिर यहाँ लग रही है आग, ये आग लग रही है पंजाब हरियाणा के खेतों में, इसके लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या समस्याएं हैं। प्लस इसका धुआं जाएगा दिल्ली में, दिल्ली में से लड़ने के लिए जीआरईपी में क्या बदलाव किए गए हैं, सीपीसीबी क्या करती है, यहाँ ग्रीन है तो ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। ठीक। प्लस अर्बन सिटी है, अर्बन फॉरेस्ट का क्या प्रावधान है, क्या योजना का नाम है, कौन सी मिनिस्ट्री से रन कर रही है। ठीक है। अब हमें पता है यहाँ धुआं चल रहा है, यहाँ आग लगी, तो आग बढ़ते बढ़ते यहाँ भी फैल के जा सकती है। यहाँ भी धुआं उठ रहा है, यहाँ बादल है, तो शायद यहाँ बारिश भी हो सकती है। तो इसके लिए मौसम बदल रहा है, तो एक प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया गया। वो किस मंत्रालय के अंतर्गत है, क्या करता है। ठीक है। तो ये जो भी आज हमने डिस्कस किया, अब इतनी आग लगेगी तो धुआं फैलेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो अगली जनरेशन के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो इन सभी एस्पेक्ट को कंबाइन करके क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा सोचिए और रिवाइज करिए कि इस एक इमेज के थ्रू हम क्या सब कुछ याद कर पाए या नहीं कर पाए। कोई चीज़ याद नहीं है, वापस जाइए और रिवाइज करिए। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हेवन।